हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? तो ध्यान से सुनिएगा, है ना। हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं। और कैसे होते हैं सुनिएगा ध्यान से। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले एक रिफ्रैक्शन वाला रे डायग्राम हम बोर्ड पर बना लेते हैं। तो ये हमने बनाई सेपरेटिंग सरफेस, इसके ऊपर हमने बनाया एयर मीडियम, नीचे हमने बनाया वाटर मीडियम। एयर को नंबर दिया 1 और वाटर को नंबर दिया 2। इज इट ओके? एयर कैसा मीडियम है यहाँ पर? एयर है यहाँ पर रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर। इसका क्या कम है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और ये हमने बनाया वाटर, और वाटर को हमने बोला डेंसर मीडियम। इसका क्या ज़्यादा है वाटर का, जिसकी वजह से हम इसे डेंसर बोल रहे हैं, ऑप्टिकली डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। इज इट ओके? याद रखना ये बात, है ना। रेयर मीडियम का मतलब लेस वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसर मीडियम का मतलब मोर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट ओके? चलिए, और ये जो हमारी सरफेस है, ये सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग सरफेस। लिख नहीं रही हूँ मैं, बोलना काफ़ी होता है। सेपरेटिंग सरफेस। और ये नीचे हमने बना दिया पानी, है ना, वाटर। ओके, ये हमने बना दिया वाटर। ये वाटर का कंटेनर भी बना दिया। ओके, और अब इसके ऊपर फॉल हुई ये लाइट रे। क्या नाम दिया जा रहा है इसको बार बार ही? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बनाना है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर? नॉर्मल। और ये एंगल याद है ना, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। इज इट ओके? इसीलिए इस एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब जब ये लाइट रे एयर से वाटर में एंटर होगी तो अब तो हम जान चुके हैं कि ये सीधी तो नहीं जाएगी, है ना। क्या होगा? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ, है ना। क्योंकि क्या हो गया है? लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो गया है जी। क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन। ओके, और इस बेंडेड लाइट रे को क्या बोला जाता है? इस लाइट रे को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ओके, आया समझ में? क्यों हुआ ये रिफ्रैक्शन? क्योंकि एयर से पानी में आते ही लाइट की क्या चेंज हो गई? स्पीड। और क्या चेंज हो गई? वेवलेंथ। क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? आगे देखिए। और ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है ये लाइन तो याद है ना आप लोगों को। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, दैट मीन्स दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? तो ऊपर वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नीचे वाला एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? ठीक है, चलिए। तो ये जो हमने रे डायग्राम यहाँ पर बनाया है रिफ्रैक्शन प्रोसेस को समझने के लिए, इस रिफ्रैक्शन के ही लॉज हम समझने जा रहे हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट लॉ हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सुनिएगा ध्यान से, वही है बिल्कुल सेम जो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वो सेम लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। कौन सा है वो सेम लॉ? अकॉर्डिंग टू विच इंसिडेंट रे, normal and reflected ray? No, it's refracted ray now. The normal and refracted ray all lies in the same plane. ये तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। दिख भी रहा है आपको, है ना। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। प्लेन का मतलब मैं दोबारा बता दूं, जैसे ये फ्लोर एक प्लेन है, ये जो बोर्ड वाली दीवार है ये एक दूसरा प्लेन है।
तो प्लेन का मतलब एनी फ्लैट सरफेस। इज इट ओके? तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो बड़ा सिंपल सा था, पढ़ लिया है हमने और याद भी हो गया होगा आपको पढ़ते पढ़ते ही। पर सेकेंड लॉ बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिए। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एंड वन मोर नेम इज गिवन टू दिस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड द नेम विच इज गिवन टू इट इज स्नेल्स लॉ। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि अब हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज डन, फर्स्ट इज वेरी सिंपल, सेकेंड इज मोर कॉन्सेप्चुअल, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस लॉ, सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, as it was given by the scientist Will Ebrard Snell, and according to his name only this law is also known as Snell's law, है ना? उन्होंने अपने नाम के हिसाब से ही इस लॉ को नाम दे दिया Snell's law। Is it okay? तो कोशिश करिएगा समझने की, थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके तो स्नेल्स लॉ हमको क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं लिखने जा रही हूँ ताकि आप समझे भी सही और याद भी रखें, दोनों ही काम ज़रूरी है, समझना भी और याद भी रखना। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आप चाहें तो स्नेल्स लॉ बोलें, आप चाहें तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलें, ये आपकी मर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशो, क्या कैलकुलेट करेंगे आप? रेशो कैलकुलेट करेंगे, है ना? अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ द रेशो ऑफ साइन, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको हम थोड़ी सी देर बाद समझेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always equals to a constant, is always equal to a constant for a particular पेयर ऑफ मीडियम। ये तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकली लिख लिया है लॉ, समझ में नहीं आया, अभी हमको समझना बाकी है, बहुत ज़्यादा समझना बाकी है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या बोल रहे हैं ये स्नेल साइंटिस्ट जो हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। बाकी का तो बाद में समझेंगे, पहले साइन को समझते हैं कि साइन का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो जी, ये जो साइन है इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर तो हमने इसका पूरा नाम लिखा है SINE, और अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में, इसका सिंबल जो होता है उसमें से E गायब हो जाता है, उसको SIN लिखा जाता है। इज इट ओके? अब ये साइन क्या होता है? ये तो आप वैसे मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री में समझेंगे, जो अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, क्लास 10th में है आपके कोर्स में, पर आप उसको बाद में पढ़ेंगे, इसीलिए इसको आप थोड़ा समझेंगे कम और याद थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, है ना? ये साइन क्या होता है? जैसे आपने क्लास 9th में वर्क चैप्टर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था कॉस थीटा, याद है आप लोगों को? और आपने इसकी अलग अलग वैल्यूज़ भी याद रखी थी, जैसे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपने याद रखी थी 1, है ना? कॉस 90 की वैल्यू आपने याद रखी थी 0। इज इट ओके? तो बिल्कुल उसी कॉस की तरह ये साइन भी क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है ये साइन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, आखिर क्या चीज़ होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बताना एक बहुत लंबा काम है, पूरी 1 वीक की क्लास लग जाएगी हमारी इस साइन को समझने में। तो ये आप मैथमेटिक्स में पढ़िएगा, हम फिज़िक्स में सिर्फ इस साइन को थोड़ा सा जानने जा रहे हैं, बस इतना सा कि ये साइन किसी एंगल के लिए मेजर होता है। और यहाँ पर आप कौन से एंगल के लिए मेजर करेंगे? जैसे आप मेजर करोगे
जैसे आपने लिखा है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो कैसे लिखोगे उसे? तो आप लिखोगे ऐसे, साइन आर। आई बात समझ में? मैंने बोला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसे कैसे लिखोगे? साइन आई। बस फिलहाल आप इस साइन को इतना ही याद रखिए कि अगर साइन जैसे 0 डिग्री मैंने बोला कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, तो ये बिल्कुल फिक्स्ड होती है, हमेशा सेम रहती है। और कितनी होती है साइन 0 डिग्री की वैल्यू? 0। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे तो साइन 0 की नहीं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या रहती है? बिल्कुल फिक्स्ड। कभी कभी बदल जाती है क्या? नहीं, कभी भी नहीं बदलती। साइन 90 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 1। तो जैसे आपने देखा कि 0 डिग्री एंगल रखा तो अलग वैल्यू मिली, 90 डिग्री एंगल रखा तो अलग वैल्यू मिली। तो ऐसे ही जब आप एंगल बदलते जाओगे तो आपको साइन की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो फिलहाल आपको साइन के बारे में बस इतना ही जानना है कि साइन की वैल्यू अलग अलग एंगल्स के लिए क्या होती है? डिफरेंट होती है। और इसकी ज़्यादा जो जानकारी है वो आपको मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में मिलेगी जब भी आप पढ़ेंगे। इज इट ओके? फिलहाल यहाँ पर आगे देखिए, हम इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। साइन को समझना हमारा ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं है। लुक हियर, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो किसका रेशो निकालना है आपको? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये हमेशा किसके बराबर होता है? हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है ना, फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। मतलब हमको अभी भी समझ में नहीं आया, तो मतलब जानने की कोशिश करिए। जैसे देखिए, मानिए कि यहाँ पर साइन आई और साइन आर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आई की वैल्यू 60 डिग्री है और आर की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी क्या? देखो जरा फिगर में, नहीं, ये तो बेंड हो रहा है ना, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो रहा है, बिल्कुल बेंड हो रहा है। मतलब इसकी वैल्यू इससे कम होगी, बिल्कुल कम होगी। चलो मान लो कि साइन आर की वैल्यू है कितनी? 50 डिग्री। तो आपको साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालनी होगी। अब साइन 60 अपॉन साइन 50 करके दीज वैल्यूज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है तो। आई बात समझ में? आपको याद करके नहीं जानी है वैल्यूज, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? कांस्टेंट, कोई एक नंबर आएगा, है ना। मानो कि आपने ये वाली इंसिडेंट रे नहीं ली, आपने तो कोई और ही इंसिडेंट रे ली, तो कोई और ही रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बदल जाएगा, पर मीडियम सेम है, ऊपर एयर और नीचे वाटर। तो जब दोबारा से नए एंगल के इंसिडेंस और नए एंगल रिफ्रैक्शन के लिए जब आप ये दोबारा रेशो निकालेंगे तो दोबारा से वो रेशो क्या आएगा? सेम। आपने बोला नहीं हमें तो ये वाली नहीं, हमें तो तीसरी कोई और ही इंसिडेंट रे लेनी है, तो आपने इंसिडेंट रे बदल ली, और इंसिडेंट रे बदली तो रिफ्रैक्टेड भी बदलेगी, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब साइन आई साइन आर दोबारा चेंज, पर क्या सेम है? मीडियम, ऊपर एयर नीचे वाटर। तो जब तक आप मीडियम नहीं बदलोगे, आप एंगल आई एंगल आर कितने भी बदलते रहो, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम। क्या ये कांस्टेंट कोई इम्पॉर्टेंट टर्म आपको देता है? यस। इस कांस्टेंट से हमको जो मिलता है वो हमको मिलता है n, और n आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और किसका n मिल रहा है? इस कांस्टेंट से, इस रेशो से आपको n मिल रहा है। n याद है ना? n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है इससे? ऐसा करने से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट, सॉरी एयर के रेस्पेक्ट में। इज इट ओके? तो हमें पता लगा कि दिस कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट? ये जो कांस्टेंट आपको मिल रहा है इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट ओके? और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद
रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, और पहले भी बताया है मैंने आपको कि जब मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब आप चाहें तो इस ए को यहाँ से हटा सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंगल सिंबल के थ्रू डिनोट किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? तो देख लीजिए आप ध्यान से, ये आपके सामने स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझ में ना आए तो पूछिएगा भी सही। तो ये हमने देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाला आपने, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। चलो थोड़ा स्नेल्स लॉ को और अप्लाई करके देखते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस स्नेल्स लॉ को, थोड़ा और जान लेते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको। देखिएगा, जैसे मानिए कि अब आपने मीडियम चेंज कर लिए। कौन से मीडियम चेंज करे आपने, देखिएगा। हाँ जी, अब हमने मीडियम बदल लिया। मानिए कि आपने लिया यहाँ पर कौन सा मीडियम ले लिया आपने लिया यहाँ पर वाटर ले लीजिए। इज़ इट ओके? आप कोई भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो ले लीजिए। मैंने वाटर ले लिया, तो हमने ये मीडियम लिया वाटर, और नीचे जो हम मीडियम लेने जा रहे हैं वो हमने ले लिया ग्लास। कौन सा मीडियम ले लिया, ग्लास। हम चाहते हैं कि लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर हो, हम चाहते हैं कि लाइट रे वाटर से ग्लास में एंटर हो। इज़ इट ओके? तो वाटर को अब आप कौन सा मीडियम दे देंगे, मीडियम 1, और ग्लास को कौन सा मीडियम दे देंगे, मीडियम 2। चलिए आगे देखते हैं। ये आपने एंटर करवाई लाइट रे, कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है, फ्रॉम वाटर टू ग्लास। वाटर और ग्लास में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वाटर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर। मतलब पानी में ग्लास के कंपैरेटिवली लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, और ग्लास में पानी के कंपैरेटिवली लाइट की स्पीड क्या होगी, कम। इसका मतलब कि ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इज इट ओके? नाउ दिस लाइट रे इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम वाटर टू ग्लास। इज इट ओके? ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ क्या बनाना होता है आपको, नॉर्मल। मैं लिख देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो, कि ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है नॉर्मल। ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इट ओके? और ये लाइट रे सीधी जानी चाहिए, सीधी जाएगी क्या, नहीं। ऐसे दूर चली जाएगी क्या नॉर्मल से, नहीं। किधर बेंड होगी दोबारा से, टुवर्ड्स द नॉर्मल, एज इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। इज इट ओके? मतलब ये कौन सी लाइट रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। बेंड हो चुकी है ना, और बेंडेड रे को हम क्या बोलते हैं, बेंडेड रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? तो जरा आपने स्नेल्स लॉ अभी पढ़ा है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, जरा उसे रीड करिए और यहाँ पर अप्लाई करिए और देखिए कि हमको क्या मिलता है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर भी रेशो निकालना चाहें, किसका रेशो निकालेंगे, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोबारा से आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट। हमेशा कांस्टेंट, हमेशा। कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक आप मीडियम नहीं बदल देते। इज इट ओके? लाइट रे बदल सकते हैं क्या, यस बिल्कुल बदल सकते हैं। आप चाहो तो ये लो, आप चाहो तो दूसरी बना दो, दूसरी रिफ्रैक्टेड मिल जाएगी। आप चाहो तो तीसरी बना दो, तीसरी रिफ्रैक्टेड मिल जाएगी। तो चाहे जो मर्जी हो, आप इंसिडेंट रे बदल सकते हैं जितनी बार भी चाहें। पर हर बार जितनी बार भी आप साइन आई और साइन आर का रेशो निकालेंगे, इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी।
कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक आप इन मीडियम को नहीं बदल देते, पानी और ग्लास की जगह कोई और मीडियम नहीं ले लेते। इज इट ओके? और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आपको क्या मिलेगा? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तो आप देख रहे हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है? नीचे वाले मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? ऊपर वाले मीडियम के। तो NGW का मतलब क्या है? मतलब मैं लिख देती हूँ, आपको मिला यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इज इट ओके? आप चाहें तो इसे NGW लिखें, और आप चाहें तो इसे NG को आपने 2 नंबर दिया है और आपने वाटर को 1 नंबर दिया है, तो आप इसे N21 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं और सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो आपको ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर भी ये रेशो है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं और इसकी भी कोई यूनिट नहीं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फाइनली कोई यूनिट इस फॉर्मूले से भी आपको नहीं मिल रही है। अगेन इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है इसकी। तो देख लीजिए आप, न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे इसको बार बार। तो आई होप आपने देख लिया है। इसको लर्न ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप अगर इसे 5 दिन बाद लर्न करने की सोचते हैं तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, ज़रूरत पड़े तो एक बार और देखिएगा। इज़ इट ओके? इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो बाय एवरीवन।